जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं पॉलिटी की क्लास, जिसमें हमारा आज का टॉपिक भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों, ये बुक है दृष्टि IAS की, जिसमें हम हर प्रश्न को व्याख्या सहित हल करेंगे। दोस्तों, हर प्रश्न को व्याख्या सहित हल करते जाएंगे और आज की क्लास में भारतीय संविधान को देखने वाले हैं। भारतीय संविधान के निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं को जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको देखते हुए चलेंगे और हर प्रश्न की हम व्याख्या देखते हुए चलेंगे, जिससे हमें हर प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए और क्लियर ही हो जाए। तो दोस्तों, आप इस क्लास का एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो। आप रिवीजन करते समय आपको जल्दी से रिवीजन हो जाए, जिससे कि आपको याद रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। यानी कि जो भारतीय संविधान है, हमारा संविधान है, उसे बनने में कितना समय लगा। तो उसे बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें इतना समय लगा था बनने में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्लेषण में दे रखा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, जिनमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अतः विकल्प हमारा ए सही है। याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया है अंतिम बैठक ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें यह भी पॉइंट याद रखना, 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था, जिसमें इन्होंने 114 दिन विचार किया था। और जो अंतिम बैठक है, लास्ट बैठक हुई थी, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो हम सभी को पता है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और हमने इसे अंगीकृत किया था। तो याद रहेगा, एक पॉइंट देख लेते हैं इसमें इसकी व्याख्या। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया, इसलिए 26 नवंबर का दिन हमारा संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई है, ये भी एक पॉइंट है, याद रखना। 2015 से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिन के रूप में मनाया गया था, इसलिए मनाया जाता है। और कब से? 2015 से। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 हमारा, भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, यानी कि जो भारतीय संविधान है, जो उसका प्रारूप तैयार किया था, उसमें संविधान सभा के सदस्यों को, तो उसके संविधान सभा के थे, तो वो विभिन्न प्रांतों से चुनकर आए थे, यानी कि उनका मतदाता के द्वारा चुने गए थे। तो याद रखना, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, यानी कि विभिन्न प्रांत थे, यानी प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। याद रखना, कभी आपसे इस प्रश्न पूछ लिया तो याद रखना, ये प्रांतों से चुनकर आए थे, विधानसभा की प्रांतों से चुनकर आए थे, ना कि ब्रिटिश साम्राज्य ने, ना कि गवर्नर ने, और ना ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे चुना था। सिर्फ और सिर्फ विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से। इसके बारे में व्याख्या में देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया, जहां प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था। उल्लेखनीय है कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था तथा इसमें 7 सदस्य थे, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। तो दोस्तों, एक पॉइंट ये याद रखना, जो भीमराव अंबेडकर हैं, इनकी अध्यक्षता में कौन सी प्रारूप समिति का गठन हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किसको
किनको तुरंत लागू किया गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 में जब ये संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था तो किन किन प्रावधानों को लागू किया गया था। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं, ये इसके उपबंध या प्रावधान दे रखे हैं। तो पहला है भारतीय नागरिकता से संबंधित उपबंध, तो दोस्तों इसको भी लागू किया गया था। निर्वाचन संबंधी उपबंध, इसको भी लागू किया गया था। और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध, इसको भी लागू किया गया था। तो दोस्तों तीनों को लागू किया गया था, तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इसी दिन नागरिकता, निर्वाचन संबंधी उपबंध, अंतरिम संसद, अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद रखे ऐसे 5, 6, 7, 8, 9 और 60 है, और 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए, अतः विकल्प हमारा डी सही है। याद रखना दोस्तों, ये इतने अनुच्छेद लागू हो गए थे, पर आप इन नागरिकता को याद रखना। एक नागरिकता है, निर्वाचन संबंधी उपबंध है, अंतरिम संसद है, अस्थायी है, और अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, इन्हें लागू किया गया था। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा है। तो संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय लॉर्ड विस्काउंट ने कहा है। याद रखना ये पॉइंट दोस्तों, लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। हिंदुओं का निकाय कहा, क्यों कहा था, इसको भी व्याख्या में देख लेते हैं। लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा, क्योंकि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। किसका? केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, जो कि हिंदुओं का किया है, इसलिए विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की थी। दोस्तों याद रखना, इसी प्रकार कौन है, विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था, और जो लॉर्ड विस्काउंट ने, उन्होंने हिंदुओं का निकाय कहा था। दोस्तों अगला पॉइंट है इसमें, ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा, जो ग्रैनविल ऑस्टिन ने, उन्होंने क्या कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभी ही कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है। ये किसने कहा है? ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। तो दोस्तों इसमें ये 3 पॉइंट हो गए। पहला है लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट ने ये हिंदुओं का निकाय कहा है, और विंस्टन चर्चिल ने ये कहा है भारत केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है भारत ने, और ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये कहा है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभी ही कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है, ये कहा है। इन तीनों के ये पॉइंट है, नोट कर लेना या इनको याद कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि ये भारतीय संविधान के लक्षण है और ये किस देश से लिए गए वो है। तो दोस्तों पहला ही पॉइंट है इसमें मूल अधिकार। तो दोस्तों हम बार बार पढ़ चुके हैं कि ये मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए गए। और दूसरा है दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। तो दोस्तों इसको भी हम देख चुके हैं पीछे कि संसदीय शासन प्रणाली है ये यूके यानी कि इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली। अगला है आपात उपबंध। आपात उपबंध है ये हमारे जर्मनी से लिए गए हैं, आपात उपबंध ये जर्मनी से लिए गए हैं। और चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ये हमारा मिलान हो गया। दोस्तों इनको नोट कर लेना या फिर इनको याद कर लेना, जैसी आपकी मर्जी हो। तो दोस्तों इसमें दे रखा है इसकी कौन सा हमारा कूट सही हो जाएगा। तो दोस्तों ए पर 2 और बी पर 1, ए पर 2 बी पर 1 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि संविधान निर्माण में 10 देशों के उपादान भी ग्रहण किए गए, जिनमें कुछ इस प्रकार है। तो देख लेते हैं, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। तो इसमें मूल अधिकार लिए गए थे, मूल अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन
और संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद ये किससे लिए गए? ये संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए से लिए गए थे। याद रखना, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन और संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग राष्ट्रपति पर और उपराष्ट्रपति का पद ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अगला है ब्रिटेन, यूके या इंग्लैंड। यहाँ से संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, संसद के विशेषाधिकार में वे और विधि का शासन और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, यानी कि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति क्या स्थिति होगी, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, यानी कि जर्मनी है उससे, जर्मनी से जैसे आपातकाल लगेगा तो उसमें मूल अधिकारों का निलंबन होगा, ये भी जर्मनी से लिया गया है। अगला है आयरलैंड। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन है और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तीनों आयरलैंड से लिए गए। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की, यानी कि संविधान संशोधन है 368 अनुच्छेद, हमारा 368 आर्टिकल है, ये आर्टिकल 368, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। याद रखना 368 में है और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं इसका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के साथ ही राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया को ग्रहण किया गया। इसके अतिरिक्त फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था तथा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। याद रखना, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया को ग्रहण किया गया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। इसके अतिरिक्त फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये 3 शब्द हैं जो प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये 3 देशों के भी याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व है? याद रखना, ये संविधान की मूल संरचना के तत्व, कई सारे मूल संरचना के तत्व हैं। आज हम उन सभी को देख लेंगे, आप इनको नोट कर लेना और याद भी कर लेना। पहला है न्यायिक समीक्षा, ये संविधान की मूल संरचना है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी इसकी क्या है? मूल संरचना है। और है उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियाँ, ये भी इसमें शामिल है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, ये भी मूल संरचना है। तो दोस्तों इसमें चारों मूल संरचना है, तब कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसकी संविधान की मूल संरचना देख लेते हैं। तो उपयुक्त सभी अवयव भारतीय संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हैं। मूल ढांचे के अन्य प्रमुख अवयव हैं। पहला है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता है, और कल्याणकारी राज्य है, व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा है। आगे भी देख लेते हैं, पहले इन चारों को देख लिए। संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, कल्याणकारी राज्य और व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा। आगे भी देख लेते हैं। आगे दे रखे हैं मूल ढांचे के कि संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, समानता का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये 3 है। और ये चौथा हमारा संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति। तो दोस्तों ये थे पॉइंट हमारे संविधान के मूल ढांचे के अवयव। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा हुआ है, प्रश्न में पूछा हुआ है सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों पहला कथन दे रखा है, संविधान सभा का निर्वाचक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हुआ है। तो दोस्तों याद रखना, जो संविधान सभा का निर्वाचन है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं, सार्वभौमिक अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से हुआ है। किससे हुआ है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से हुआ है, यानी कि विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर हुआ है। अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर हुआ है, ना कि वयस्क मताधिकार। दोस्तों पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है संविधान सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और हिंदू उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। तो दोस्तों ये भी कथन गलत है। क्यों गलत है? मुसलमान, सिख एवं सामान्य यानी कि जनरल उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया है, हिंदू के आधार पर नहीं, यहाँ पर ये सामान्य रहेगा, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया। तो दोस्तों एकदम इसमें राइट हो जाएगा। तीसरा कथन राइट है, बाकी 2 गलत हैं, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से हुआ था, ना कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दोस्तों पहला कथन गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का था। पहला पॉइंट है इसमें प्रत्येक प्रांत एवं देशी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया, ना कि हिंदू। तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के चुनाव में चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संविधान सभा की समिति और उपसमिति इधर दे रखे अध्यक्ष, और प्रश्न में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछे हुए हैं। तो दोस्तों पहला है अल्पसंख्यक उपसमिति। तो दोस्तों आप सभी को पता है अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे। H.C. मुखर्जी अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे। और अगला है मूल अधिकार उपसमिति। तो दोस्तों मूल अधिकार उपसमिति इसके अध्यक्ष कौन थे? तो J.B. कृपलानी थे। J.B. कृपलानी मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे। याद रहेगा, J.B. कृपलानी मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति। तो राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति कौन थे? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये इसके अध्यक्ष थे। अगला है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति इसके कौन थे? इसके वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसमें चारों ही गलत हैं। जब चारों ही गलत हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3 और चारों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इनके मिलान एक बार हम व्याख्या में देख लेते हैं, चारों के मिलान, और उनको याद भी कर लेना है। चारों के मिलान दे रखे हैं। पहला है अल्पसंख्यक उपसमिति। तो इनकी H.C. मुखर्जी थे, यानी कि अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल, याद रहेगा, वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे? तो दोस्तों कांग्रेसी प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे तो वो थे N. गोपाला अयंगर और थे D.P. खेतान और N. गोपाला स्वामी अयंगर ये दोनों किस में शामिल थे? कांग्रेसी प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे। तो दोस्तों 1 और 2, 1 और 4 इसमें शामिल थे, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं इसके बारे में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे एवं समिति में उनके अतिरिक्त 6 सदस्य शामिल थे। इन सदस्यों में कांग्रेस के K.M. मुंशी, N. गोपाला स्वामी अयंगर एवं D.P. खेतान शामिल थे, जबकि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर तथा B.L. मित्र निर्दलीय एवं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल हुए थे। याद रखना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, B.L. मित्र निर्दलीय, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व के शामिल थे।
ये तीन इसमें शामिल थे मुस्लिम लीग में। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था। इसमें पूछा हुआ है जो भारतीय संविधान की सभा थी उसमें किन समुदायों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल बराबर था, यानी कि सीटें उनकी बराबर थी। तो उनकी सीटें बराबर थी तो वो था भारतीय ईसाई और जनजातियाँ। भारतीय ईसाई जनजातियों की 6 सीटें थीं। कितनी? 6 सीटें थीं। तो दोस्तों इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें डी हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ईसाई और जनजातियाँ थीं उनकी 6 सीटें थीं। इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1946 में संविधान सभा में भारतीय ईसाई तथा जनजातियों को 6 सीटें प्राप्त हुई थी। साथ ही एंग्लो इंडियन एवं पारसी समुदाय को 3 सीटें प्राप्त हुई थी। अतः प्रश्न के अनुसार विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। याद रखना ईसाई और जनजातियाँ अलग अलग हैं, ईसाई अलग है, जनजाति अलग है, जिनको 6 सीटें प्राप्त हुई, और एंग्लो इंडियन और पारसी समुदाय को 3 सीटें प्राप्त हुई थी। इसलिए दोनों हमारे समान समान हो जाएंगे, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया। तो दोस्तों ये प्रश्न बार बार पढ़ते हैं और ये परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में लाया गया जिसके प्रावधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू होने थे। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। विभाजन की मांग स्वीकार न करने के कारण क्या कर दिया मुस्लिम लीग ने? इसे अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। इसने विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं किया था। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन भेजा गया था जिसमें कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अंतर्गत दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। इसी के अनुसार दिसंबर 1946 यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का गठन हुआ। भारत की संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले M.N. रॉय द्वारा 1934 में रखा गया। याद रखना ये पॉइंट कि संविधान सभा के गठन का सबसे पहले विचार किसने रखा? तो वो रखा M.N. रॉय ने 1934 में रखा गया था। और 1935 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई थी। यानी कि M.N. रॉय ने जो मांग की थी वो 1935 में जाकर जो हमारी कांग्रेस थी उसकी मांग बन गई, आधिकारिक मांग बन गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा हुआ है कौन सा प्रश्न सही है। पहला है, संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों याद रखना संसद द्वारा नहीं, किसके द्वारा? तो ये संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, संविधान सभा द्वारा। तो दोस्तों पहला गलत होया। दूसरा है 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो दोस्तों ये गलत हो गया, पूर्ण रूप से नहीं, इसे सिर्फ अंगीकृत किया गया। हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं, कुछ भागों को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था, ना कि पूर्ण से। ये पूर्ण रूप से तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। दोनों कथन गलत हो गए। प्रश्न में पूछा हुआ है सही, तो ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। ऑप्शन डी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। याद रखना संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और ये 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, यानी कि छोटे भाग लागू किए थे। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। व्याख्या देख लेते इसकी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा ही अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था, ना कि संसद द्वारा। अतः पहला कथन सही नहीं है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ना कि पूर्ण रूप से लागू। इस दिन संविधान के केवल नागरिकता, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध ही लागू थे, ना कि पूर्ण रूप से लागू किया गया था। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के गठन से संबंधित, यानी कि भारतीय संविधान का गठन हुआ था तो वो किसके
हुआ था? तो भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। ये पॉइंट याद रखना, बार बार अगर आप पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा आपको। कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका गठन हुआ था। तो दोस्तों इसमें पूछा हुआ है प्रश्न में असत्य कथन पूछा हुआ है। दोनों कथनों को देखते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया था। तो दोस्तों एकदम ये वाला कथन क्या है? राइट है। पहला कथन हमारा राइट हो जाएगा। अगला कथन इसमें, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में, एकदम राइट है। दोस्तों भारतीय संविधान की पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, तभी इसका गठन हुआ था। तो दोस्तों इसमें दोनों कथन हमारे राइट हो गए। जब दोनों कथन राइट हो जाएंगे तो असत्य कथन पूछा हुआ है, तो ना तो एक असत्य है ना तो दो ही असत्य है। दोनों हमारे कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। व्याख्या देख लेते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया गया। संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, अर्थात दोनों कथन सत्य हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। एकदम राइट है दोस्तों। भारतीय संविधान में बहुत से सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेसी नहीं थे, क्योंकि कोई पारसी समुदाय से, कोई मुस्लिम से, कोई ईसाई से, यानी कि आर्यों से शामिल थे, तो इसलिए सभी कांग्रेसी नहीं थे। अगला है, संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। दोस्तों एकदम राइट है। जैसे कोई जाति धर्म है उसका कोई भेदभाव नहीं था, यानी कि सभी शामिल थे। ईसाई जनजाति, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख, पारसी सिख आदि भी शामिल थे। तो दोस्तों ये वाला भी सही हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी। तो दोस्तों आपको बताना चाहिए, संविधान सभा के सदस्य थे उन सभी की विचारधारा एक समान नहीं थी, क्योंकि सभी की विचारधारा अलग अलग थी। तो दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले उसमें सदस्य थे, लेकिन महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे। 1 और 2 सही है और 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। इसमें पूछा हुआ है सत्य कथन। जब सत्य कथन पूछा हुआ है तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है, संविधान सभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हालांकि उस समय सार्वभौमिक मताधिकार लोगों को प्राप्त नहीं था, इसलिए संविधान सभा के सदस्यों का चयन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो जनता द्वारा चुने गए थे उनके द्वारा उनका चुनाव किया गया था। तो इसलिए संविधान सभा के सदस्यों का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर सकी। इसका चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने ही किया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह व विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे। सामाजिक रूप से इस सभा में हर समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। बहुत से सदस्य संविधान सभा में ऐसे भी थे जो गैर कांग्रेसी थे, यानी कि गैर कांग्रेसी थे, यानी कांग्रेस नहीं थे। अगला है, इस सभा में देश के लगभग सभी समूहों बस विभिन्न विचारधारा के लोगों का प्रतिनिधित्व था। इस सभा में उपस्थित सभी सदस्यों की विचारधारा एक नहीं थी, यानी कि सबकी विचारधारा एक नहीं थी। साथ ही देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गांधी जी इस सभा में शामिल नहीं थे। हालांकि गांधी जी विचारधारा के समर्थक इस सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और पूछा हुआ है सही सुमेलित कौन सा सही सुमेलित है। पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये अंतरिम सरकार में गृह, सूचना व प्रसारण मंत्री थे। तो गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री ये अंतरिम सरकार में बने हुए थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है राजेंद्र प्रसाद। तो ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन से? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला है H.C. मुखर्जी, तो ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, तो दोस्तों ये भी एकदम राइट है। अगला है जॉन मथाई, तो जॉन मथाई ये अंतरिम सरकार में उद्योगों एवं आपूर्ति मंत्री थे, यानी कि अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो वो थे जॉन मथाई। तो दोस्तों ये भी हमारा राइट हो जाएगा। जब ये राइट हो जाएगा तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसमें आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी युग्म हमारे सुमेलित हैं, इसमें ये सारे युग्म सुमेलित हैं, अच्छे से इन्हें देख लेना और एक बार इन्हें नोट भी कर लेना और याद कर लेना। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। दोस्तों इस क्लास में हमने 70 प्रश्नों को हल कर लिया है, इनके पूरा देख लिया है व्याख्या सहित, और एक प्रश्न में लगभग 5 से 6 प्रश्न हमारे बन जाते हैं जो हम इन्हें अच्छे से देखते हुए चलते हैं। तो इस प्रकार ये क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।